हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन डिस्कस करेंगे। अगर आप कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन के साथ सिस्टमेटिकली रिवीजन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका पूरा पीवाईक्यू भी कवर हो जाए, तो ये फास्ट रिवीजन का एक इस तरीके का सीरीज स्टार्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर आपके पास समय कम है फिर भी इस लेक्चर को कम से कम समय में देख के आप सिस्टमेटिकली अपने चैप्टर को कंप्लीट कवर कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में बहुत इंप्रूवमेंट दिला देगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर सिस्टमेटिकली आपको समझ में आता है तो इसे जितने भी कीवर्ड या पैटर्न है आप सिस्टमेटिकली कहीं नोट करो और रिवीजन करके जाना एग्जाम में। लेक्चर देखने का फायदा तभी होता है जब आप उससे कुछ सीखे और कहीं नोट करें और एग्जाम में उस पैटर्न का सवाल जरूर करके आए। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है हमारा चेंज होता है। लेकिन हर जगह डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन का भी चेंज होता है, टुवर्ड्स द सेंटर की ओर लगता है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों हमारा क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर इसका इस यहाँ पर स्पीड v ले लेते हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, अगर इसे ईस्ट मान लेते हो, इसको वेस्ट मान लेते हो, तो इसका डायरेक्शन यहाँ, इसका डायरेक्शन यहाँ, इसका डायरेक्शन यहाँ, और यहाँ एक्सेलरेशन जो लगाते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। इसका रेडियस कितना मान लो r, तो यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी वेरी करेगा और वेरी एक्सेलरेशन होगा, मतलब दोनों कांस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ स्पीड जो है कांस्टेंट होगा। मतलब कह सकते हो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम उसे क्या बोलते हैं कि वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा था टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय आर आई कैप प्लस 2j कैप ए कांस्टेंट ओमेगा टी इज एन। अब इसमें कह रहा पैराबोलिक, इलिप्टिकल, पीरियोडिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें से बताना है कि अगर टू डायमेंशनल मोशन में जो है हमारा पोजीशन वेक्टर इस तरह से दिया हो तो ये इसका पाथ जो है कैसा होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को देख के भी आप बता सकते हो, लेकिन मैंने इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया हूं। जैसे r दिया है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस आगे ले लिया, फिर फर्दर डिफरेंशिएट किए तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस ओमेगा टी हो गया। अब ये देखो ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लो, ये r हो गया, तो a की जो वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर r। यही तो कंडीशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखेंगे हम लोग तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो पीरियाडिक होगा ही, यानी सी और डी तो पक्का करेक्ट था। अब लेकिन ये भी देखना कहीं ऐसा तो नहीं पैराबोलिक और इलिप्टिकल में आ रहा है, तो ये लीनियर एसएचएम है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ये लीनियर एसएचएम का इक्वेशन देगा, और चेक भी कर सकते हो। अगर जैसे ये r को x i कैप y j कैप लिखोगे तो x की वैल्यू a cos ओमेगा टी, y की वैल्यू 2a cos ओमेगा टी। क्लियर, डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू 2x होगा, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ओरिजिन से पास होते हुए, यानी इस सवाल का जो हमारा ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा। ठीक है, पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें कह रहा अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, साइन 30.5 होता है। ठीक है, नहीं भी आता था पता है आपको, साइन 30 1/2 तो 1/2.5 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, अबव द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। तो आपको पता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल के लिए जो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं वो उसका एंगल भी कंसीडर करते हैं। एक बात ध्यान रखे रहना, जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज पूछेगा तो उसमें थीटा यूज करना है, ये नहीं कि u² अपॉन 2g कर दीजिएगा, ऐसी गलती नहीं करना क्योंकि एंगल मेंशन है।
अगर एंगल मेंशन नहीं होता है तब मैक्सिमम पॉसिबल हाइट या मैक्सिमम पॉसिबल रेंज जो होता है उसमें हम लोग साइन थीटा या साइन 2 थीटा जो होता है उसकी वैल्यू 1 लेते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एंगल ऑलरेडी खुद बताया है, एक्चुअल में इस सवाल में बोला है कि अगर हम 280 मीटर पर सेकेंड से 30 एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं तब कितना मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, तो ये जो होगा जैसे यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट होगा यहाँ पर मिलेगा हमारा, उसकी बात कर रहा है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है 280.5 का स्क्वायर 2 इंटू 9.8। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 1000 निकल के आएगा। ठीक है, देखो अगर g की वैल्यू हम लोग 10 लेते तो 980 मीटर आता, जिसमें इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम 10 लेके भी सॉल्व कर देते तो आंसर मैच कर जाता। मतलब आपको आइडिया रहता कि क्वेश्चन में मेंशन किया 9.8, अगर 10 लोगे तो एग्जैक्ट तो मैच करेगा नहीं, 980 को अप्रोक्सीमेटली 1000 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेकिन जब जी की वैल्यू अगर खुद मेंशन किया हो 9.8 लेने के लिए तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, बस देखने में लग रहा था कि सॉल्व नहीं हुआ, ये बहुत आसानी से कट जा रहा है क्योंकि 2 इंटू 9.8 19.6 हो जा रहा है, इसको डेसिमल बना के ऊपर नीचे से डायरेक्टली कट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा था पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय RT 40 I कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप where t is in second, r in meter, find the magnitude and direction of velocity vt at t equal to 1 second with respect to x axis। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, ये r दिया है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो 4i कैप हो जाएगा, t स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन 2t होगा, ये हो जाएगा 4tj कैप और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है, t की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड रूट में 4 स्क्वायर तो 4 रूट 2 होगा। अगर हम यहाँ से एंगल निकालेंगे तो tan थीटा vy अपॉन vx होगा, 4 अपॉन 4 1 होगा, थीटा जो है 45 डिग्री होगा। तो फाइनली जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को जो है, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हूँ, फर्क ये है कि ये 5 सिर्फ था तो मैंने 5t कैप ले लिया हूं, इससे चेंज क्या आएगा उसके बारे में देखो, इसमें यही सब कुछ सेम है, बस यहाँ 5t कैप कर दिया हूं। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 4i कैप, t स्क्वायर का 2t तो 4tj कैप और 5t आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1 तो 5k कैप आ गया। t की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है, t की वैल्यू 1 का कुछ चेंज नहीं किया हूं तो हो जाएगा 4i कैप 4j कैप 5k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट में 57 आएगा। ठीक है, अब इसका एंगल निकालोगे, x एक्सिस तो cos अल्फा होगा, अल्फा बीटा गामा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, क्योंकि ये 3D रेजोल्यूशन का हो गया, cos अल्फा 4 अपॉन रूट में 57 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। मैंने यहाँ ऑप्शन बनाया नहीं हूँ, आप चाहो तो इसमें कोई एक बना सकते हो ऐसे। ठीक है, तो इसका जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यू दिया cos इनवर्स करने के बाद उसका एग्जैक्ट कोई वैल्यू आ जाए, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ये इसलिए सिखा रहा हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। हो सकता है आपसे कभी ऐसा सवाल पूछे, अगर कोई वेक्टर दिया हो ax i कैप ay j कैप az k कैप, तो x से अल्फा बनाता है हमारा, y से बीटा, z से गामा, निकालते कैसे cos अल्फा, ax अपॉन रूट में ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर, सिंपली ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, ax अपॉन a का मॉड, cos बीटा ay अपॉन a का मॉड, cos गामा az अपॉन a का मॉड, सिंपल। यही वेलोसिटी के टर्म में लिख देगा तो cos अल्फा vx अपॉन रूट में vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर vx अपॉन मॉड v, तो ये हमारा आ जाएगा cos अल्फा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको जो है ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो नीट लेवल में जो भी पॉसिबिलिटी है हम प्रॉपर रिवाइज करेंगे, आपके पास समय कम है तो यही तरीका है कि आप इसे फास्ट तरीके से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट अ हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ द पाथ शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी v ऑफ द बॉल विल बी। आपको पता है कि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चेंज होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ कंपोनेंट लोगे तो 20 cos 60 होगा और यही 20 cos 60 यहाँ पे भी होगा, टॉप पे भी, तो ये हो जाएगा 20 cos 60 1/2 तो 10 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a ball is projected with velocity 10 meter per second at angle 60 degree with the vertical direction, its speed at the highest point of its trajectory will be। सेम सवाल है ना, देखो
ये कब का, 23 का, ये 22 का है। इसमें भी वही करना है। 60 जो है यहाँ वर्टिकल से, बस एक चीज ध्यान रखना है, इसको लिख लो, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। ये जो एंगल लिया है ना, वो क्या, विद द वर्टिकल यहाँ से, लेकिन हम लोग जो कंपोनेंट लेते हैं जनरली थीटा क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से। अगर आप हॉरिजॉन्टल से ही लेना चाहते हो तो ये 60 है तो टोटल 90 होता है, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 cos 30, वही 10 cos 30 टॉप पे भी आएगा। cos 30 होता है √3/2, 2 से कट करोगे तो 5√3, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें करा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट at 5 meter per second square at t equal to 4 second. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and the acceleration of the ball at t equal to 6 second? Take g equal to 10 meter per second square. ठीक है, तो सवाल बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक बात बस समझना है, जब कार चल रहा हो, बॉल को जब बाहर छोड़ दोगे तो अब कार से उस बॉल का कांटेक्ट अगर खत्म हो जाएगा तो उस पर एक ही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी की वैल्यू कितना होता है, 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन के देखो, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ 10 लिया है, यहाँ 5 लिया है, 0 0 लिया है, तो 10 वाले ऑप्शन को डायरेक्टली टिक कर देना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या तो 9.8 होगा या तो हमारा 10 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू खुद 10 लिया है। कभी कभी ऐसे भी सवाल देता है जिसको सॉल्व नहीं करना होता, लेकिन वहां पर दिमाग काम नहीं करता है और हम सॉल्व करने में अपना समय वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए केयरफुली और अलर्ट होकर एग्जाम देते हो तो जितना भी पढ़ाई की हो उसी के दम पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अपना ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पर u 0 था, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड था। जब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आओगे तो यहाँ पर v इक्वल टू u प्लस 80 लगाओगे तो 0 + 5 × 4 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस समय कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बॉल को बाहर विंडो से ड्रॉप करेंगे। जब ड्रॉप करेंगे, अब ये 6 सेकेंड पे पूछ रहा है, इस समय तो हमारा बॉल जो है विंडो से बाहर है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और इसको मैंने यहाँ पर बना लिया, मान लो यहाँ से ऐसे ड्रॉप किया है। यहाँ तो वर्टिकल जो है वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि कार की जो वेलोसिटी है उसे इनिशियल में हॉरिजॉन्टल में मिल जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टल में 20 हो जाएगा, जो भी इस कार का है वही वेलोसिटी से मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, तो हॉरिजॉन्टल ठीक है। वर्टिकल में आपको निकालना पड़ जाएगा, तो पहले पता करना पड़ेगा भाई कि यहाँ t इक्वल टू 4 था, t इक्वल टू 6, तो इसका टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है। vy इक्वल टू ui प्लस gt लगाओगे, क्योंकि ये तो इनिशियल में 0 होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी हॉरिजॉन्टल में 20 है, वर्टिकल में 20 है, तो 20 i कैप माइनस 20 j कैप आएगा। इसको वेक्टर के टर्म में लिखोगे, क्योंकि नीचे माइनस j कैप होता है। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 20√2 होगा, तो फाइनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन ये ऑप्शन हमको पहले भी मिल चुका था। पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें पेन नहीं चलाना होता है, वो समय बचाना होता है। जो इजी सवाल होता है उसे कम समय में करना होता है, मतलब कुछ टेक्निक यूज करो स्ट्रॉन्ग, जैसे आपके टफ सवाल या लेंदी सवाल करने का समय एग्जाम में आप बचा लो, तब समझ लो स्कोरिंग बहुत बेस्ट होने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें करा पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल रेडियस r with यूनिफॉर्म स्पीड टेकन or time t to complete one revolution if this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by equal to 4r, the angle of projection theta is then velocity then given by। कह रहा क्या, तो ये दो चैप्टर को मिक्स करके एक बहुत सिंपल सा सवाल बनाया है, इसको समझाता हूं मैं। इसमें कह रहा है मान लिया हूं मैं u वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में r रेडियस में घूम रहा है, तो t इक्वल टू टाइम पीरियड इसका निकालोगे तो 2πr/v होता है, मैंने यहाँ u माना हूं, तो 2πr/u, u की वैल्यू 2πr/t होगा। अब ये कह रहा है कि इसी से क्या है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इक्वल टू 4r, और r क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ध्यान से समझना। h मैक्स, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट जो होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा, u स्क्वायर अपॉन 2g मत ले लेना भैया। ठीक है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल का उस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल का हाइट ही तो मैक्सिमम हाइट होगा, ये जो मैक्सिमम हाइट है।
अब देखो एच मैक्स कह रहा 4r के इक्वल है, जिसको रेडियस है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो यहाँ पे रखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये 4r है। अब बस फर्क इतना है कि जो u है उसको रखना है 2 पाई r अपॉन टी, तो u 2 पाई r अपॉन टी का होल स्क्वायर, इसको करना है सिंप्लीफाई, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतना आएगा, स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट बन जाएगा, मतलब 1/2, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स दिस आ जाएगा। यानी इसमें हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन आसानी से मैच करेगा। इस सवाल में क्या बोला है जी, ये कह रहा आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाएगा, कम से कम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रेडी रखना, कौन सा वेक्टर होता है, कौन सा स्केलर होता है, डिस्टेंस, हीट, एनर्जी, ये सब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है एंगुलर मोमेंटम, तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो वेक्टर एडिशन पे ग्राफिकल मेथड से भी सवाल आता है, आपको सिर्फ बेसिक आइडिया है तो सवाल लग जाएगा। 6 vectors A through vector F have the magnitude and direction indicated in the figure, which of the following statement is true। इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, इसमें देख के बताना है। इसको एक तरीका है, आपको पैरेललोग्राम वाला मेथड यूज करोगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। हमको बताना है कि ये F आएगा कौन सा जोड़ने के बाद, तो इसमें से ढूंढोगे तो F का डायरेक्शन किधर है, इधर, तो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं हम लोग जी, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो ऊपर कौन सा है D, ऊपर D है, इधर की ओर हमारा क्या है E, इन दोनों को ऐड करने के बाद F आएगा, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी को भी ऐड करोगे तो नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे इसे ट्रायंगल वाले मेथड से करते हैं, उससे भी कर सकते हो। जैसे पहले हमारा क्या है D है, तो D ऊपर की बना लोगे और इधर हमारा क्या हो जाएगा E वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा F, चेक करो F इधर है, बिल्कुल इधर है, तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे अगर मान लो कोई चेक करना सर कैसे पता चला गलत है, तो B को चेक करके देख लो, B किधर है, B प्लस C, B हमारा नीचे है B वेक्टर, C किधर है जी, C वेक्टर हमारा इधर है, तो इसको ऐड करोगे तो ये वेक्टर आएगा, तो F वेक्टर इधर तो नहीं है ना, F वेक्टर तो इधर है। तो ऐसे ग्राफिकल मेथड से जो है सवाल हम लोग करते हैं, सिंपली C ऑप्शन करेक्ट है। देखो इस सवाल में क्या कह रहा जी हमारा, इफ अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस द वैल्यू ऑफ C, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो सिंपल मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसका रूट में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, वही 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला है। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो C की वैल्यू जो आएगा रूट में 0.11 आएगा। सिंपल सवाल है, ठीक है। अब देखो वेक्टर एडिशन में जनरली इसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए एडिशन का, इसका एंगल का पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये है, अगर जैसे मैं इसकी बात करूं प्लस वाले का, तो हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। इसे ऐसे याद रखना, यहां से जो है हमारा डायग्राम बना दे रहा हूं, दिस और दिस, तो ये रिजल्टेंट हमारा आता है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, या बहुत लोग इसे पैरेललोग्राम से ऐसे समझते हैं, यही तो B है हमारा, ये हमारा वेक्टर A है, इसके बीच का एंगल ये थीटा होता है, इसको अल्फा बोल सकते हो, इसको बीटा बोल सकते हो। यहाँ से 10 अल्फा निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा जी, ये होता है हमारा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा होता है। लेकिन यही अगर हमें 10 बीटा से निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, एंगल कहाँ से निकाल रहे हैं, अल्फा से तो A को ऐड किए, बीटा से निकालेंगे मतलब B से तो B को ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा A साइन थीटा अपॉन B प्लस A कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप इसे चाहो तो पूरा डिराइव भी कर सकते हो, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और 10 अल्फा 10 बीटा के फॉर्मेट में प्रैक्टिस होना चाहिए, बाकी ये माइनस का माइनस हो जाता है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन से सवाल लग जाता है, ठीक है। जैसे ये सवाल देखो, द मैग्नीट्यूड of the sum of the two vectors is equal to magnitude of the difference of the two vectors, the angle between these vectors। सिंपल है। इसमें कह रहा है हमारा दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम और डिफरेंस अगर आपस में इक्वल है तो उन दोनों वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड बता दो। तो सिंपल मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, इसमें माइनस हो जाएगा रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, 4ab cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा 90 होगा। सिंपल है, यानी दो वेक्टर ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड से दो वेक्टर का a प्लस बी और a माइनस बी तभी सेम है जब दोनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या बोला है, वेक्टर्स a एंड b सच दैट a प्लस बी
इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दिया है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम मेथड से मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे, इसको स्क्वायर रूट वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो थीटा जो है 90 डिग्री आ जाएगा। ग्राफिकल से भाई दो वेक्टर का सम और डिफरेंस तभी इक्वल है जब दोनों वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। सिंपल सवाल है, ग्राफ बना के चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन a एंड b। सिंपल सवाल है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख देना है। अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा होगा, सिंपल a का मैग्नीट्यूड a होगा, b का मैग्नीट्यूड b होगा। इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा आएगा, लेकिन ये स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया तो 2ab cos थीटा इक्वल टू ab, 2ab कट गया cos थीटा 1, यानी थीटा हमारा 0 आएगा। यानी इस सवाल में सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। पहला प्रयास करिएगा, मैथमेटिकली ही जाए, ग्राफिकली भी बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। नहीं वैसे ये पता होना चाहिए कि जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तभी इक्वल हो सकता है। मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है वो ग्राफिकल मेथड से ऐसे सोच के बिना सॉल्व किए टिक कर देता है। अगर दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन में है ये, इसको अगर आप ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, ऐसे ही तो ऐड करोगे। यहाँ ऐड करना वाला बना लेते हैं दिस, और इसको ऐसे दिस, तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। खुद सोचो, सपोज दैट ये मान लो 5 है और ये मान लो 10 है, अरे इतना बड़ा तो नहीं डिफरेंस कर सकते हो, 4 कर लो। ये 5 है, ये 4 है, तो ऐड करोगे तो 9 नहीं आएगा। ये कभी जो है हमारा डिफरेंस नहीं होता है, समझे कि नहीं। यानी दोनों को ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालो या अलग अलग का मैग्नीट्यूड लेके ऐड करो, आएगा सेम। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, 0। ये 180 में चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाता है तो 180 मत कर देना गलती से, लेकिन मैथमेटिकली एडवाइस करूंगा, प्रयास करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। और बाकी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है तो आप इस तरीके से भी ग्राफिकल मेथड, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम यूज करके डायरेक्टली ऑब्जर्व करके आंसर टिक कर सकते हो। ये कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी 3, 4 एंड 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, ठीक है। अब क्या करना है, वेक्टर a प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो होगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इसे स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपली वैल्यू रख दो भाई, a का मैग्नीट्यूड 3, b का 4 और c का 5 है, यहाँ रखो जरा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इधर 5 का स्क्वायर, ये भी 25 ये भी 25 कट जाएगा, तो सिंपली ये क्या आएगा हमारा cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री आएगा। वैसे भी एक ट्रायंगल आपको लर्न करवाए होंगे 3, 4, 5, ठीक है। ये 3 है, 4 है तो 5 है, और इस एंगल को मैंने बताया था कि 37 डिग्री होता है। तो जब दोनों वेक्टर के बीच का जो है एंगल हमारा 90 डिग्री होगा हमारा, तो उसको सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, जब इस तरीके की कोई वैल्यू दिया है। वो ग्राफ वाला तरीका जिसका ऑब्जर्वेशन बढ़िया है, ट्रायंगल याद है कि 3, 4, 5 होता है एक ट्रायंगल। अदरवाइज आप मैथमेटिकली ऐसे लिख के आप टिक कर सकते हो, तो फाइनली जो है इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम x इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y 10t रेस्पेक्टिवली वेयर x एंड y आर इन मीटर्स इन t इन सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। देखो 2D मोशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये x दिया है y दिया है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो vx आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ax आएगा x डायरेक्शन का, y दिया एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 5t का डिफरेंशिएशन 1, t स्क्वायर का 2t, तो 5 माइनस 4t होगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है 0, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t का 1 है तो 10 आ जाएगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब इसको लिखते कैसे, ax i कैप ay j कैप है तो 0 है, तो ये आ जाएगा -4 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बी ऑप्शन सिंपली करेक्ट हो जाएगा। सपोज दैट ये 0 ना आता, यहाँ कुछ आ जाता, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आपको टिक करना पड़ता है। जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप होता है तो उसका वेक्टर वाले मेथड से मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब आंसर टिक करते, वो तो 0 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। Opposition vector of a particle r as a function of time is given by r equal to 4 sin 2 pi t I cap 4 cos 2 pi t j cap, where r is in meter, t in second, and I cap and j cap denotes unit vectors along x and y axis, y direction respectively.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है हमारा, ये आर की वैल्यू दिया है। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखते हैं, ये एक्स आई कैप वाई जे कैप, सिंपल बात है। आपको पता है अगर मैं इसको इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ये वैल्यू स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर, ये जो होता है सर्किल का इक्वेशन होता है, यानी ये बता रहा है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जब ये अगर आपको पता चलेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहले पूछा है पार्टिकल की वेलोसिटी, अभी कैलकुलेट करेंगे। पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर इन 4 मीटर, सही बात है, सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 4 मीटर, पक्की बात। एक्सेलरेशन वेक्टर अलोंग माइनस आर, टुवर्ड्स सेंटर होगा, बिल्कुल सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर v स्क्वायर अपॉन r वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये भी सही बात है। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में r v फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, v स्क्वायर बाई आर से, मैंने डिफरेंशिएट करके भी निकाल दिया। इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 8 पाई मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये 8 पाई यहाँ पे लिखा है 8, इसलिए ये वाला जो है हमारा रॉन्ग हो गया। अगर 8 पाई होता तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा पार्टिकल मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई 2,3 एट टाइम t इक्वल टू 0 6,7 एट द टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड 13,14 एट t इक्वल टू 5 सेकेंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये। t इक्वल टू 0 पे 2,3, t इक्वल टू 2 पे 6,7 है, पक्की बात। अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो इसको मैं r1 लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। अब देखो ये ध्यान से समझना कहां से कहां का पूछा, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 5 पूछा है। एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 0 से 5, तो जो पोजीशन वेक्टर है वो इनिशियल से फाइनल का निकालते हैं, तो बीच से नहीं मतलब है, तो इसे मैं r2 इसीलिए माना हूं 13i कैप 14j कैप। तो डेल्टा r2 माइनस r1 होगा 13 माइनस 2 11, 14 माइनस 3 11, तो 11i कैप प्लस 11j कैप आ गया। एवरेज होता है डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा सिंपली जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेना, ये ऐसे ही दिया था, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, a body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of a body is, ठीक है, तो ये सिंपल जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर के तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले कह रहा था कि ये जो है ईस्ट की ओर जा रहा है इधर 30 मीटर पर सेकेंड से, और 10 सेकेंड बाद ये किधर मूव कर गया है हमारा। अब देखो एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी, पहले ये v1 था, बाद में ये 40 हुआ ना, तो v1 और v2 स्टार्टिंग में जो v1 होता बाद में v2 होता, तो हमें क्या करेंगे चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल लेंगे हम लोग t2 माइनस t1। तो देखो v2 माइनस v1 करते तो इसका डायरेक्शन बदल के इधर आ जाता है, तो हम यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रूल यूज किया हूँ, तो ये देखो रिजल्टेंट ये डायगोनल हो जाता है हमारा, और ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा v2 माइनस v1, ये 40 है और ये 30 है, तो रूट में 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर 50 आएगा। हमें मैग्नीट्यूड निकालना था यहाँ पे। ठीक है, क्या निकालना है जी, मैग्नीट्यूड, तो 50 अपॉन 10 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन को केयरफुली समझना है, यहाँ ऐसे मत गलती कर देना कि 40 माइनस 30 10 बाई 10, ऐसे नहीं करना है। एक्चुअल में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के तरीके से ही निकलता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम लोग, समझ गए। ये रिजल्टेंट इधर आएगा। हो सकता है आगे चल के इसी सवाल में जो इसका डायरेक्शन पूछ लेता, तो डायरेक्शन अगर इसका पूछेगा तो ये क्या है हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा। फिलहाल यहाँ तो नहीं पूछा है, आगे डायरेक्शन भी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इक्वल टू a cos ओमेगा t। द पार्टिकल फॉलोज इलेप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ या स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि पाथ कैसा होगा अगर x और y इस तरह से एक्स वाई प्लेन पे कोऑर्डिनेट दिया हो। कुछ नहीं करना है, इसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल हमारा एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो,
ये कह रहा पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0,0 मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन in the line x comma y plane the its coordinate at a later time √3, 3, ठीक है। the path of a particle makes with the x axis an angle। अच्छा वो पाथ जो है x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो इसको कुछ नहीं कोऑर्डिनेट बना देते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, इसको y एक्सिस 0,0 यहाँ होगा, √3, 3 यहाँ होगा। तो ये देखो ये हमारा क्या होता है x, ये y, तो x पे √3 होगा, y 3 होगा। यहाँ से थीटा निकालोगे tan थीटा, तो 3/√3 होगा, 3 को √3 लिख सकते हैं, ऊपर से कट जाएगा। tan थीटा की वैल्यू √3 आएगा, तो थीटा जो आएगा 60 डिग्री आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a bus is moving in a straight road towards the north with uniform speed 50 km/h, then it turns left through 90 degree if the speed remains unchanged. After turning is increased in velocity of the bus, the turning process is। यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी पूछा है, तो आपको पता है पहले एक इधर जा रहा था यूनिफॉर्म में 50 km/h, इट टर्न्स 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ में जा रहा था। देखो ये नॉर्थ में ऐसे जा रहा था 90 डिग्री, इधर जो होगा हमारा लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, तो जैसे इधर जा रहा था तो इधर की ओर मूव कर गया 50 km/h से, ठीक है। अब क्या करना है, हमको बताना है कि इसकी जो है इंक्रीज इन वेलोसिटी जो हुआ उसका हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमने कहा वेक्टर का अगर डिफरेंस निकालना है तो आपको कैसे करना होता है, v2 मेंशन v1 है, इसका डायरेक्शन बदल देंगे, v1 ऊपर था नीचे हो जाएगा हमारा, v2 इधर जा रहा था हमारा 90 डिग्री लेफ्ट किया था, तो ये 50-50 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों 50-50 है तो एंगल 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये √50² सॉल्व करोगे तो 70.7 आएगा, क्योंकि 50 √2 आएगा, मतलब इसे √2 की वैल्यू रखने के बाद आएगा, ये होगा 50 √2, √2 की वैल्यू 1.414 रखो, सिंप्लीफाई करो तो 70.4 km/h आएगा। अगर ये 45 डिग्री है, 30 होगा तो नहीं, अगर 45 डिग्री है तो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है हमारा, when an object shoot from the bottom along the smooth inclined plane at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object shoot with the same velocity, it can travel x2 distance x1 is to x2 will। बहुत सिंपल सा बात है। इसमें क्या पूछा है जी हमारा, देखो ये कह रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन पे जो है इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो भाई किसी हाइट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर ये डिक्रीज करके 30 कर दे, ठीक है, देखो बेट व्हेन इंक्लिनेशन डिक्रीज टू 30 डिग्री द सेम ऑब्जेक्ट शूट, ठीक है, और पहले किस पे जा रहा था 60 डिग्री पे, तो आप चाहो दो सिचुएशन बना लो या जनरल सिचुएशन, मान लो थीटा पे इसे। देखो इस तरीके का सवाल अगर आपको करना है, देखो आगे भी ऐसे आएगा, कम से कम इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं रोटेशनल मोशन तक लिख दिया हूं वहीं पे, एक साथ ऐसे नोट्स बनाया करो, याद रहेगा। जैसे अगर किसी पार्टिकल को यहाँ छोड़ते हो तो नीचे आता है तो प्लस जी, ऊपर जाता है तो माइनस जी, ऐसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये नीचे आ रहा तो जी साइन थीटा, ये नीचे आ रहा तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये रोल करते हुए नीचे आता जी साइन थीटा 1 + k² आप रोलिंग मोशन में इसे सीखोगे। लेकिन ये ऊपर जाता तो माइनस, ये ऊपर जाता तो माइनस जी साइन थीटा यूज कर लेंगे, साइन कन्वेंशन, ये ऊपर जाएगा तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे आपको एक्सेलरेशन का आइडिया होगा, तो कम से कम वहां पर इसका फॉर्मेट डिराइव नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मैंने इधर u से प्रोजेक्ट किया, v² = u² + 2ax होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, a की जगह जी साइन थीटा रखते हैं तो x की वैल्यू u²/2g साइन थीटा आएगा। u और 2g पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो फिक्स है, एंगल बस चेंज कर रहा है, यानी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो x1/x2 साइन थीटा/साइन थीटा 1 हो जाएगा, साइन 30/साइन 60 1/2 √3/2 1/√3 आएगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, a particle has initial velocity 2i cap plus 3j cap and acceleration 0.3i cap plus 0.2j cap, the magnitude of velocity after 10 second will be। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, यहाँ तो फिलहाल सिंपल है, ठीक है, ये माइनस क्यों लिया वो बात समझ गए होगे, है ना। अब देखो इस सवाल में देखो क्या बोल रहा है, a particle has initial velocity this and acceleration this, the magnitude of velocity after 10 second will be। तो u और a वेक्टर के
टर्म्स में दिया है, ठीक है। देखो इसको वेक्टर के टर्म में याद रखना, अगर ये v इक्वल टू यू प्लस 80 को वेक्टर में लिख सकते हो, वेक्टर लगा दोगे, इसको भी वेक्टर के टर्म में लिख सकते हो, लेकिन थर्ड इक्वेशन को जब वेक्टर में लिखना रहता है तो कॉमन सेंस है, क्योंकि a डॉट ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ मैंने v डॉट बी लिखा हूँ, u डॉट यू लिखा हूँ, टू a डॉट s लिखा हूँ। अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हो तो आप ये सवाल बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि देखो u वेक्टर में दिया है, a वेक्टर में दिया है t 10 सेकेंड, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसमें एक्सेलरेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5i कैप प्लस 5j कैप होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5√2 होगा, सिंपली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। ये भी सेम फॉर्मेट पे है, ठीक है। इसमें भी वेक्टर वाला, जैसे u और a वेक्टर दिया, वैल्यू थोड़ा सा बस बदल दिया है, टाइम 10 सेकेंड है, इसको वेक्टर फॉर्म में ही रखना है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, तो रूट में 7 का स्क्वायर 7 का तो 7√2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर कोई वेक्टर के टर्म्स में नहीं दिया होगा तो वेक्टर के टर्म्स में बना लेना, वो ये ज्यादा इजी मेथड रहता है। जैसे मान लो अगर कोई इस तरीके से दिया है, यहाँ पर 30 डिग्री पे ये दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका इधर कंपोनेंट ले लेना, ये क्या करना 20, ये हो जाएगा हमारा 20 cos 30, और इधर इसे x मानना, इसे y मानना, और इधर कितना हो जाएगा हमारा जी 20 sin 30, ठीक है। तो इसे u वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 20 cos 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना i कैप, और ये हो जाएगा हमारा 20 sin 30 j कैप। अब मान लो यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया हो, मतलब ये वाला मेथड जो है बहुत हेल्पफुल होता है। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में x अलग से निकालता है, y अलग से निकालता है, vx अलग से निकालता है, vy अलग से निकालता है, फिर v इक्वल टू vx i कैप vy j कैप, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मेरा एडवाइस है कि आप इस तरीके से जो है आप कंपोनेंट करके जो है इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है हमारा, अगर a man sleeping on a frictionless inclined plane and a bag falls down from the same height, then the velocity of both are related. दोनों आपस में कैसा रिलेशन होगा, तो पता है ये इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैन ऐसे स्लिप होके नीचे आ रहा है और यहाँ से एक बैग को डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया है, ये डायरेक्ट ड्रॉप करोगे यहाँ से तो u तो 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, u 0 हो जाएगा तो v की वैल्यू √2gh। आपको तो रटे रहना है कि किसी भी बॉल को अगर ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड पर किस वेलोसिटी से हिट करता है, √2gh। अब यहाँ पे भी देखो अगर ये स्लाइड करके इधर आएगा तो u तो 0 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 2g, a की वैल्यू g साइन थीटा। अब ये s निकालोगे तो कैसे यूज करोगे, साइन थीटा h अपॉन s, s की वैल्यू h अपॉन साइन थीटा रखो, साइन थीटा कट गया तो 2gh, v की वैल्यू √2gh। यानी अगर ये स्लाइड होके आए उसे डायरेक्ट छोड़ो, यहाँ ग्राउंड पे पहुंचेगा जो वेलोसिटी होगा वो अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा, यानी फाइनली सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जो है रिवर बोट का प्रॉब्लम आता है, तो उसमें क्या याद रखना, रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, VBR होता है, VB माइनस VR, VB निकालते हैं तो VBR प्लस VR होता है। इसका टर्म्स कैसे यूज करते हैं, बोट की वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर, मतलब ये VBR जो होता है स्टिल वाटर में होता है। तो मान लो VR से इधर जा रहा, VBR इधर है, थीटा से है, तो यहाँ टाइम निकालोगे तो क्रॉस करने वाली वेलोसिटी ये वर्टिकल वाला होगा, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या करेगा, इसको ड्रिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा d अपॉन VBR साइन थीटा, टाइम ड्रिफ्ट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम तो यही यूज करेंगे। इसके दो केस है जिसपे क्वेश्चन इसी पे आता है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ तभी पॉसिबल है ये जब जस्ट अपोजिट पहुंच जाए। अच्छा जस्ट अपोजिट पहुंचने के लिए भाई इधर कुछ तैरेगा तभी नदी बहा के यहाँ ले जाएगी, तो कुछ इस तरीके से ट्रेंगल बनेगा हमारा। इसकी हम फॉर्मूला बनता है नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप जो है ट्रेंगल से ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो शॉर्टेस्ट टाइम का है, शॉर्टेस्ट टाइम में इसे परपेंडिकुलर जो है तैरना होता है, इसे नदी कहीं यहाँ बहा के ले जाती तो यहाँ पहुंचता, तो ऐसा ट्रेंगल बनता। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिखा हूं, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है हमारा जी, ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर एट 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। If he is standing in the south bank and wishes to cross the river along the shortest path,
द एंगल एट विच शुड ही मेक हिज स्ट्रोक विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्थ। ठीक है, तो ये नॉर्थ के रेस्पेक्ट में बताना है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। ठीक है, यहां इसे हाईलाइट कर लो, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये टारगेट है कि जस्ट अपोजिट पहुंचना ही पहुंचना है, और जस्ट अपोजिट तभी पहुंचेगा जब किधर इधर थोड़ा सा स्विम करेगा, किससे, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो रिवर यहाँ फ्लो करा के 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पहुंचा देगी, तो ये 10 है, ये 20, अगर ये थीटा है, साइन थीटा 10/20 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 का होता है 30 डिग्री पे, यानी नॉर्थ से वेस्ट की ओर कितना 30 डिग्री जो है, अगर 30 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड से स्विमिंग करता है तो डायरेक्टली यहां नहीं यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है 2 बॉय आर स्टैंडिंग एट द एंड ए एंड बी, ग्राउंड ए बी। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी v1। द बॉय एट ए starts running simultaneously with velocity v and catch the other in time t where t। सिंपल सवाल है, इसको कह रहा है कि हमारा भाई साहब ये a है और ये b पॉइंट है, इसके बीच का गैप कितना है d। एक जो है यहां से सीधे परपेंडिकुलर जा रहा है, अब इसको भाई साहब उसे पकड़ना होगा, तो इधर थोड़ी भागेगा, वो भी इधर जाएगा, और कब पकड़ पाएगा, मान लो यहां से यहां तक जाने में t समय लगा, तो इसको भी t समय यहां लगेगा जाने में, तभी तो पकड़ेगा। अब देखो स्पीड पता है v टाइम t है, vt स्पीड v1 है, टाइम t है, तो vt1 ये हो गया। डिस्टेंस पता है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, पाइथागोरस यूज कर लीजिए, vt का होल स्क्वायर a स्क्वायर v1 t का स्क्वायर, सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू ऐसा निकल के आएगा, ऐसे रूट में ही रहने देना है स्क्वायर को, क्योंकि ऑप्शन में भी लिखा है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा था विड्थ ऑफ रिवर 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर, द बोट covered with the river in shortest time 15 minutes, then velocity of river stream is, मतलब रिवर की जो है स्पीड कितना होगा, ये सिंपल पूछ रहा है। अब देखो इसको अगर चाहो तो आप ऐसे हाईलाइट कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब बात शॉर्टेस्ट टाइम की है। तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, इसको जस्ट अपोजिट स्विम कराएंगे तो रिवर कहीं फ्लो करा के नदी से बहा के कहीं यहाँ पहुंचाएगा इसे, सिंपल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, ये बोट की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, शॉर्टेस्ट टाइम यहाँ का टाइम दिया है 15 मिनट्स, क्लियर है, और ये विड्थ दिया है 1 किलोमीटर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पता है, इसका विड्थ पता है, तो स्पीड भी तो निकाल सकते हैं, T = W/VBR, इसको मिनट को आवर में कर लो, VBR 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। भाई साहब ये 5 है, ये 4 है, ठीक है, तो इसको सिंपली क्या करोगे, ये निकालना है, तो ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डायरेक्टली यूज करोगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो हमारा रिवर की जो स्पीड होगा वेलोसिटी, उसे 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कैसे यूज करना है। ये अक्सर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो इसी तरीके से जनरली सॉल्व हो जाता है। ऐसे सवाल यूज करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन जो बताया हूं याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट of the bank stream the swimming with speed 0.5 meter per second at an angle 120 degree with the direction of flow of water, the speed of water in stream। इसको हाईलाइट करो, अपोजिट पॉइंट, जस्ट अपोजिट पॉइंट वाला बात कर रहा है, ठीक है, या इसको इधर ही हाईलाइट कर देंगे, इसे हाईलाइट करना, जस्ट अपोजिट, ध्यान से समझना। रिवर इधर फ्लो हो रहा है, इससे 120, तो ये तो 90 होता है, तो ये 30 हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना है, अगर ये 30 पे जा रहा है 0.5 से इधर, ठीक है, तो रिवर का स्पीड ये पूछ रहा है, तो बताओ ये 30 पता है, ये पता है, तो नहीं लग जाएगा, बोले ना सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। sin 30 = VR/0.5, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, sin 30 1/2 0.5 VR, डिवाइड करोगे तो 0.25, यानी ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल A and B आर कनेक्टेड टू अ रिजिड रॉड AB। The rod slide along the perpendicular to the rails as shown in the velocity of A to the left is 10 meter per second. What is the velocity of B and angle alpha? ठीक है, एंगल अल्फा जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है। देखो एक्चुअल में का रॉड जो है हमारा, ये अगर मूव करेगा तो कुछ ऐसे था, ऐसे 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 जाएगा, तो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो वो रिजिड रॉड है। जैसे मान लो अब ये रॉड है, इसे स्लाइड करके आगे ले जा रहे हो,
तो जब यहाँ वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी उसके जस्ट थोड़ा आगे वाले पार्टिकल की भी वेलोसिटी तो वही होगा, नहीं तो एक साथ नहीं जाएगा, तो रिजिड रॉड नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी यहाँ और यहाँ का वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में किया और वो सेम होगा। ठीक है, ये 60 है तो ये कितना 10 था, 10 से इधर आ रहा था 10 cos 60, यहाँ पता नहीं है वीवी मान लिया, लेकिन एंगल पहले निकाल लेना। ये 60 है 90 है तो ये 30 होगा, अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये हो जाएगा वीवी cos 30। दोनों को इक्वल करोगे cos 30 √3/2 cos 60 1/2। वीबी की वैल्यू कितना आएगा 10/√3 मतलब 5.8। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a boat is sent across a river with velocity of 8 km/h. If the resultant velocity of the boat is 10 km/h, then velocity of river is, देखो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 8 km/h दिया है हमारा बोट की वेलोसिटी। कब? A boat is sent across the 8 km/h, मतलब बोट को किस डायरेक्शन में भेजा गया है, 8 km/h से इस डायरेक्शन में ऐसे सेंड किया गया है। ठीक है, ये एक क्रॉस का मतलब समझ रहे, एलोंग का मतलब है उसके डायरेक्शन में, एक क्रॉस का मतलब उसके परपेंडिकुलर, मतलब एक क्रॉस को हाईलाइट कर लो। लैंग्वेज धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। एक क्रॉस द रिवर मतलब जस्ट उसके परपेंडिकुलर, क्लियर है। और इसमें क्या दिया, बोट की वेलोसिटी दे दिया। जब इधर तैरोगे तो भैया नदी जो है कहीं ना कहीं फ्लो कर रही होगी, तो यहाँ बहा के ले जाएगी, तो यहाँ पहुंचेगा, तो बोट की वेलोसिटी। मैंने कहा ना सिंपल, ये आप राइट एंगल ट्रेंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। ये पता है 10, ये है 8, तो इसको कैसे निकालोगे भैया, रूट में 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 100 - 64 36 आया, 6 बार आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। ये कह रहा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर/सेकंड एट एंड एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। Another projectile fired from the another planet with velocity 3 meter/second at the same angle follows a trajectory with is identical with trajectory of projectile fired from the earth, then value of acceleration due to gravity on the planet। ठीक है, मतलब अर्थ पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है और एक प्लेनेट, दोनों का पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ बिल्कुल सेम है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। और दोनों को जो है एक जगह 5 मीटर/सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया, एक 3 मीटर/सेकंड से, लेकिन पाथ जो है बिल्कुल सेम है। तो क्या सिचुएशन होगा आपको पता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब किसी पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो ये हमारा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी y x tan थीटा g x स्क्वायर 2u² cos स्क्वायर थीटा। जनरली ऐसे बच्चे याद रखते हैं y की वैल्यू x tan थीटा 1 - x/r। r क्या होता है, रेंज। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। अगर डेराइव कोई करना चाहता है तो ऐसे डेराइव करते हैं, एक जनरल टाइम लेते हैं, यहाँ से t निकालते हैं, वर्टिकल वाला इक्वेशन यूज करते हैं, ये टाइम यहाँ पुट कर देते हैं, सॉल्व हो जाता है। डिराइव करना भी बहुत टफ काम नहीं है। ठीक है, इस सवाल में कैसे यूज करेंगे। ये कह रहा भाई अर्थ से प्रोजेक्टाइल किया गया, यहाँ से किया गया, यहाँ 5 से, यहाँ 3 से, यहाँ g होगा तो यहाँ g डैश, क्योंकि प्लेनेट अलग है। बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं तो g/u² कांस्टेंट कर देते हैं, लेकिन बात समझो कैसे आया भैया। जब ये पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इसका और इसका बिल्कुल सेम है तो x tan थीटा सेम होगा तो कट जाएगा। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थे में कट जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर से में कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो भाई यहाँ g बचा, u बचा, यहाँ u डैश, तो g/u² g'/u डैश का स्क्वायर, तो यही तो बचा। लेकिन जिसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रहता है वो समझता भाई यही तो हमारा कांस्टेंट होगा, बाकी तो कट जाएगा। आप ऐसे लिख के अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। ठीक है, तब ये कट करोगे तो g डैश की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो 3.5 आएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, the velocity of projectile at an initial point A 2i cap 3j cap the velocity at a path B is। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज होता नहीं है, ये ऊपर जाएगा और यहाँ ऐसे जाएगा, कंपोनेंट को नीचे वाला तो होगा ना, नीचे हिट करेगा, यानी हमारा +3j कैप की जगह -3j कैप हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही तो पढ़े हो। कंपोनेंट लोगे तो u cos थीटा u sin थीटा, यहाँ आएगा तो u cos थीटा रहेगा, लेकिन ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर j कैप होता है भैया, तो नीचे -j कैप होता है। u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा जो है j कैप होता है। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा सिंपली यूज हुआ है। ये कह रहा द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। बहुत सिंपल सवाल है। आपको एक कंडीशन अभी मैं बताऊंगा, tan थीटा = 4h/r, ये जनरली लर्न रखना। वैसे निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
तो इसमें एच और आर इक्वल दिया है तो ये तो कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4, डायरेक्टली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सोचोगे सर आता कैसे है भाई, आर की वैल्यू 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन जी होता है, एच यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, सिंपली इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो tan थीटा की वैल्यू 4h अपॉन आर हो जाएगा। कुछ चीजें नोट्स में रख लो ताकि एग्जाम में फास्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा था मिसाइल इज फायर्ड फॉर द मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इफ जी 10 मीटर पर सेकंड, द रेंज ऑफ मिसाइल। ये भी बहुत बेसिक लेवल का सवाल है, रेंज ही तो पूछ रहा है, ठीक है, एंगल कहीं मेंशन नहीं किया है, एंगल दिया होता तो पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर रेंज होगा मैक्सिमम, लेकिन एंगल नहीं दिया, यानी ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो r मैक्सिमम होता है और r मैक्स u स्क्वायर अपॉन g होता है, 20 स्क्वायर अपॉन 10, तो 40 जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा था प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत बेसिक बात है। एलिवेशन मतलब नीचे से, डिप्रेशन मतलब ऊपर से, मतलब यहां से इसको x मान लो, इसे y मान लो, यहां से देख रहा है डायरेक्टली इसको, तो ये जो एंगल बना है, ये डायरेक्ट जो लाइन है वो अल्फा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो दिया है ऑलरेडी 45, सिंपल सी बात है। तो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाया, ये चीज याद रखे रहो, क्या इसे याद रखे रहो, ये डिराइव कैसे हो, tan थीटा की वैल्यू 4h अपॉन r होता है, ये यूज करेंगे हम लोग, ये यूज करने से सवाल इजी हो जाएगा। आपको पता है tan थीटा की वैल्यू 4h अपॉन r होता है, यहां पर 45 रख दो, tan 45 की वैल्यू 2 इंटू 2h अपॉन r लिख सकते हो, यहां से 2h अपॉन r की वैल्यू कितना आएगा 1/2। ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको पहले से पता कैसे करना है कि जब tan अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो r/2 होगा ना भैया, ठीक है, तो ये हो जाएगा h अपॉन r/2, तो 2h अपॉन r, और 2h अपॉन r की वैल्यू तो 1/2 है, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 होगा, तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सिंपल बात है, ये थीटा की बात कर रहा है, कह रहा है कि जब ये टॉप पे जाएगा भाई साहब मैक्सिमम हाइट पे, तो जो u cos थीटा है वो u का हाफ हो जाएगा, u/2, तो u से u कट गया तो cos थीटा 1/2, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो सिंपली जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A particle of mass m is projected with velocity v, making an angle 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level of ground, the magnitude of the change in its momentum will be। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, जब इसको आप प्रोजेक्ट करोगे तो यहां जाके हिट करेगा, तो ये कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो आप इसे लॉ ऑफ मोशन में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ सिंपल, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जैसे मान लो इधर mv है, तो इधर अगर कंपोनेंट लेना चाहोगे तो इधर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा mu sin थीटा, और नीचे आएगा तो mu sin थीटा होगा लेकिन माइनस के साथ होगा, इसमें डायरेक्शन लेते हैं ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करना है इसको, ये हो जाएगा माइनस का mu sin थीटा माइनस mu sin, यहाँ तो मैग्नीट्यूड से मतलब है 2 mu sin थीटा, थीटा 45 है, तो 2 mu sin 45 1/√2, इस 2 को √2 लिख सकते हो, तो एक √2 कट जाएगा हमारा, तो √2 mu आएगा, समझ रहे हो, तो सिंपली जो है ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर अगर आप सपोज दैट v मानते भी तब भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये u sin थीटा है ऊपर की ओर, तो यहाँ u sin थीटा नीचे की ओर है, ये चेंज नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। क्लियर है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 45 minus theta 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in ratio। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब देखो इसको मान लो अल्फा मान लेते हैं, तो इसे 90 माइनस अल्फा करेंगे तो 45 प्लस थीटा होगा, यानी अल्फा 45 माइनस थीटा और 90 माइनस अल्फा 45 प्लस थीटा है। तो आपको एक चीज याद रखना, आर अल्फा और आर 90 माइनस अल्फा सेम होता है, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होता है, तो उसका रेशियो 1:1 आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये समझना चाहो कैसे होता है तो समझ लो,
ये इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आर थीटा करके लिख लो, क्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मैं 90 माइनस थीटा पे निकालूंगा तो थीटा को रिप्लेस करके 90 माइनस थीटा कर देते हैं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये और ये देखो बिल्कुल सेम है, यानी आर थीटा आर 90 माइनस थीटा सेम होता है, आर 30 आर 90 माइनस 30 आर 60 सेम होता है, ठीक है। आर 15 आर 90 माइनस 15 तो आर 75। थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज जो है सेम होता है, लर्न रखना, ठीक है। अब देखो एक और भी चीज बता रहा हूं, इसे भी लर्न रखना। अगर आपको टी थीटा को T1, टी 90 माइनस थीटा को T2 मान लेंगे तो T1 T2 जो आएगा हमारा 2R बाई जी होगा। T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर करेंगे तो 4U स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर होगा। हो सकता है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ पूछे। H भी देखो, H थीटा को H1, H 90 माइनस थीटा को H2, तो H1 H2 करोगे तो R स्क्वायर अपॉन 16 आएगा। इसे डिराइव करके सिंपली कहीं नोट रखना, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मेट ही पूछ ले। क्या याद रखना है आपको, आर थीटा आर 90 माइनस थीटा सेम होता है, टी थीटा टी 90 माइनस थीटा 2R बाई जी होता है, एच थीटा एच 90 माइनस थीटा आर स्क्वायर अपॉन 16 होता है। ये लर्न होना चाहिए आपको। A particle is drawn from a height and another particle B is projected in the horizontal direction with a speed 5 मीटर पर सेकेंड from the same height. Then correct statement, इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां से अगर पार्टिकल को ड्रॉप करोगे तो यहां से यहां तक आने में टाइम 2h बाई जी। अगर इसे प्रोजेक्ट करते हो हॉरिजेंटल तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट वेलोसिटी 0, तो यहाँ T2 जो होगा 2h बाई जी होगा, तो T1 और T2 जो है आपस में सेम होगा। दैट मीन्स ये कह रहा बोथ पार्टिकल विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो सी ऑप्शन जो है इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास with the same velocity are thrown at an angle 60 degree and 30 degree with the horizontal, then which will be remain same। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये पता है, इसमें ये पता करना है कि क्या क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, ये सारा इसीलिए मैंने नोट करके लिखवा दिया हूँ। आर थीटा और 90 माइनस थीटा सेम होता है, यही एक सेम होता है और कोई सेम नहीं होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने ये पूरा देखो डिराइव करके बताया हूँ, और ये शॉर्ट में कहा हूं कि ये कहीं नोट कर लो। टी और एच में रिलेशन इनटू में लिखा, आर ही तो एक सेम आ रहा है, नोट्स तो आपको बनाना चाहिए, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी हमारा, बॉडी ए मास एम थ्रोन विद वेलोसिटी v एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, अनदर बॉडी b द सेम मास थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ए टू बी, 30 और 60, समझ गए। थीटा और 90 माइनस थीटा दिखा, 30 और 60 कैसे, 30 और एक 90 माइनस 30 तो 60 नहीं होगा, 30 और 60 पे तो भैया रेंज सेम होगा, सिंपल सी बात, तो 1:1 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम रेंज ऑफ द गन हॉरिजॉन्टल टेरेन 16 किलोमीटर इफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल मस्ट बी, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, आपको क्या करना है, आर मैक्स होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, एंगल मेंशन नहीं किया है तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज लेंगे, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू जो निकलेगा आर मैक्स इंटू जी, यहाँ पर वैल्यू करके सिंप्लीफाई करोगे 400 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो नेक्स्ट सवाल में देखो, इसमें कह रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in concentric circle, radius RA and RB with a speed VA and VB respectively, their time period of rotation same, the angular velocity of A to B। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें क्या है, ये कह रहा भाई सब टाइम पीरियड सेम है, और पता है टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो ये तो 2 पाई कट जाएगा, ओमेगा ए और ओमेगा बी तो सेम आया, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्किल रेडियस, इट अटेन्स द वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकेंड द nth राउंड, द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। अब इसको देखो करना कैसे है, इसमें कह रहा कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, अगर लीनियर वाले कॉन्सेप्ट से लगाना चाहते हो u0, v कितना है हमारा v0 है, ठीक है। s की वैल्यू जब ये nth राउंड करेगा, एक राउंड में तो 2 पाई आर होता है, nth राउंड करेगा तो ये 2 पाई आर इंटू एन हो जाएगा, v0 स्क्वायर 2a, ठीक है, u तो 0 हो गया, 2 पाई आर एन, तो a की वैल्यू v0 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर एन हो गया। अब हमारे पास जो पूछा है वो पूछा है एंगुलर, तो आपको बेसिक फॉर्मूला v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, अगर इसे डिफरेंशिएट कर तो a इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता, तो अल्फा की वैल्यू a अपॉन आर, तो a तो अभी निकाला लीनियर वाला, यहाँ पे रख दो, तो सिंपली इसे मैच कराओगे तो सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। लेकिन इसी सवाल को हम चाहते हो नहीं सर मैं एंगुलर वाले ही फॉर्मूले से लगाना चाहता हूँ, वैसे भी लग जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। इनिशियल में रेस्ट पे है तो ओमेगा नॉट 0, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होगा तो v नॉट इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू v नॉट अपॉन आर होगा। 1 रिवॉल्यूशन में कितना चलता है 2 पाई, तो n रिवॉल्यूशन में 2 n पाई हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करोगे, ये हो जाएगा v नॉट अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये 0 2 अल्फा 2 n पाई। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा यहाँ से डायरेक्ट निकल के आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ए 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर represented the total acceleration of a particle moving in the clockwise direction in the circle radius r 2.5 meter at a given instant time the speed of the particle is। बहुत सिंपल सवाल है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए अंदर रेडियल होता है, इधर टेंजेंशियल होता है। नेट एक्सेलरेशन निकलता है हमारा, ठीक है, रूट में ए आर स्क्वायर ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड कौन से वाले, ए टी तो डी वी बाई डी टी से निकलता है, लेकिन ए आर जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, इससे काम हो जाएगा। इसका जब कंपोनेंट निकालोगे अंदर की ओर तो ए कॉस 30 होगा, यही वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो वी की वैल्यू ए आर कॉस 30 होगा। ए 15 दिया है, 2.5 कॉस 30 रूट 3/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है, ये भी बहुत बेसिक सवाल है। आर दिया है 5 सेंटीमीटर, टी 0.2 पाई, ठीक है, सेकेंड दिया है। आपको पता ए की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर होता है, सिंपल। इसको आप आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होता है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से सवाल लग जाता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए की वैल्यू आर 2 पाई अपॉन टी है, आर की वैल्यू जो दिया है हमारे पास कितना दी 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि इसे एसआई यूनिट में रखना होगा। 2 पाई अपॉन टी, टी कितना दिया 0.2 पाई, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन 0.1, ये 10 की पावर -1 है, स्क्वायर है 10 की पावर -2 पर जाएगा तो 10 की पावर 2, सिंप्लीफाई करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल बिल्कुल फंडामेंटल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, a stone tied to end of the string 1 meter long is whirled in a horizontal circle with constant speed if the stone 20 revolution makes in 44 seconds. What is the magnitude and direction of acceleration of the stone? ठीक है, जब भी कोई सर्कुलर पाथ में घूमेगा, यूनिफॉर्म स्पीड तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, और एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की ओर लगता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हम लोग डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा की वैल्यू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, ये करेक्ट, 20 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड, तो 1 रिवॉल्यूशन में 44 अपॉन 2 सेकेंड, तो जो 1 रिवॉल्यूशन में टाइम लगता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। यहाँ रख दो, टी के जगह कितना है 2 सेकेंड, तो 1 इंटू 2 पाई अपॉन 2, ये R1 दिया था तो पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड आएगा, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन एलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अब बाकी ऑप्शन में देखोगे अवे लिखा है, जो अवे लिखा है वो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्किल रेडियस दिस विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ द velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after the motion has begun the tangential acceleration, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल है। आपको कह रहा है कि सर्किल में घूमेगा हमारा और r की वैल्यू 20 अपॉन पाई मीटर दिया है। इनिशियल में कह रहा है ना, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना दिया है 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, पहले नहीं, एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से लेंगे, u 0 लेंगे, v 80 लेंगे, और एक रिवॉल्यूशन में तो 2 पाई आर होता है, तो 2 रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर इंटू 2 हो जाएगा। देखो r की वैल्यू 20 अपॉन पाई रखोगे ना तो ये 80 मीटर आ रहा है। बहुत फंडामेंटल सवाल है, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज कर लो, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा, ये u तो 0 है, 2as कितना हो 80, एक 80 कट जाएगा, इस 2 से इधर डिवाइड कर लो तो a की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन समझोगे तो आपको सवाल बहुत इजी लगेगा। इसको लीनियर और एंगुलर दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, जैसे देखो अगर मान लो कोई इसे एंगुलर से लगाना चाहे कि सर मैं वाला इक्वेशन नहीं यूज करना चाहता हूँ, आर की वैल्यू 20 अपॉन पाई मीटर है, वी 80 है, स्टार्ट वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा नॉट 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर
ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो 4 पाई इंटू 4 पाई 2 अल्फा इंटू 4 पाई हो जाएगा। भाई एक रिवोल्यूशन में 2 पाई है तो 2 रिवोल्यूशन में 4 पाई हो जाएगा। तो इसे अल्फा की वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 पाई, लेकिन पूछा तो ए है ना भाई, तो ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, आर की वैल्यू 20 अपॉन पाई, ये 2 पाई रखोगे तो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो अपना आंसर आ जाएगा। तो फाइनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो कंफ्यूज ना होना सर मैं ऐसे करूँ तो वैसे, आप प्रैक्टिस कर लो, जिससे कम समय लगे उसे यूज करो, सिंपल बात। ये कह रहा है 2 particles having mass m and small m moving in a circular path having radius r and small r, their time period are same then ratio of angular velocity, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। ये कह रहा है कि ये कैपिटल एम है स्मॉल एम है, दोनों का टाइम पीरियड कह रहा है भाई सब सेम है, अभी पीछे पूछा भी था 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 तो बराबर आ गया, तो रेशियो 1:1 आएगा ना, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 2 रेसिंग कार्स मास m1 and m2 moving in a circle radius r1 and r2 respectively, their speeds such that each makes a complete circle in the same time t, the ratio of angular speed of the first to second car, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है, आ जाओ। ये कह रहा है हमारा कि m1 m2 रेडियस r1 r2 है, और इसमें कह रहा है हमारा मेक्स कंप्लीट सर्किल इन सेम टाइम, सेम टाइम में सर्किल कंप्लीट कर रहा है, यानी टाइम पीरियड सेम है t1 t2 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 2 पाई अपॉन ओमेगा 2, तो 2 पाई तो कट गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 2 दोनों बराबर, तो रेशियो 1:1, तो सी ऑप्शन करेक्ट। ऐसा ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। देखो इस सवाल में क्या बोला है, a body whirled in a horizontal circle of radius 20 centimeter, it has an angular velocity 10 radian per second, what is the linear velocity at a point on the circular path? बिल्कुल फंडामेंटल सवाल है ये, आपको पता नहीं v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, r कितना दिया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि मीटर में करना है। ओमेगा कितना दिया है हमारे पास 10, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मेकिंग एन 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, और आंसर रेडियन पर सेकंड में, तो भाई मिनट को सेकंड में कर लो, सिंपल सी बात। 120 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे 1 ReV में, 1 रिवॉल्यूशन में तो है 2 पाई रेडियन चलता है, और मिनट एक मिनट में 60, सिंप्लीफाई करो तो 4 पाई आ गया, तो 4 पाई जो है हमारा रेडियन पर सेकेंड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है ना, इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड लेंथ 30 सेंटीमीटर measured from the axis of rotation if the fan is rotating 120 rpm, the acceleration of the point on the tip of blades, ठीक है। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल है। ए की वैल्यू r इंटू ओमेगा स्क्वायर से हम लोग इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। r जो दिया है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि मीटर में करना पड़ेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितना होगा हमारा, ठीक है, ये दिया है 120 रिवॉल्यूशन आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 120 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन हो जाएगा, नीचे मिनट को 60 करोगे, 60 से मल्टीप्लाई सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 48 आ रहा है हमारा, ठीक है, यानी ये जो है 47.4, ये अप्रोक्सीमेट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर को बच्चों यही एंड कर रहे हैं। ये मैंने फास्ट कर रहा हूं, अगर किसी को बहुत स्लोली देखना है तो ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट इस पे बना रखा हूं, आराम से स्लोली एक एक स्टेप देखिए, लेकिन ये रिवीजन के लिए आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपके कम समय में एक फास्टली रिकैप हो जाए, कंप्लीट टॉपिक एक बार कवर हो जाए, कंप्लीट क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाए, और इससे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, इसलिए हम इस तरीके से लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने सोशल मीडिया जो भी यूज करते हो उस पर शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, ठीक है। बस इतना सा काम करो, ऐसे बच्चों को भेजो कि जिससे इस वीडियो से उसका कुछ ना कुछ फायदा हो, ठीक है। इस लेक्चर को यही पेंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।